کہ जो महंगाई का सिलसिला है वो जारी है और कराची शहर के रहने वाले लोगों के लिए कल एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में 3.76 तकरीबन ₹4.25 पर यूनिट जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और इस महीने का जो बिल मैं और आप अदा करेंगे उसमें कराची के लोग तकरीबन 7.25 अरब रुपए जो है वो ज़्यादा देंगे। 7.25 अरब, तकरीबन 7.25 अरब रुपए कराची के शहरियों को जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 3-4 सालों से मुस्तकिल होता आ रहा है। पूरे मुल्क में बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, लेकिन कराची के शहरियों के लिए बार बार इस किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं। इसके साथ साथ कराची शहर में जहां हम सब रहते हैं, मैं भी भुगत रहा हूं, आप भी भुगत रहे होंगे कि गैस आपके घरों में नहीं आ रही। शदीद तरीन बहरान है इस शहर में गैस का, और वो सूबा जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैस पैदा कर रहा है, और आइन के मुताबिक सूबा सिंध के लोगों का ये हक है कि पहले उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक गैस फराम की जाए, और उसके बाद जो इजाफी गैस है वो मुल्क के दीगर इलाकों को दी जा सकती है। उस पर हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन माजी में भी आइन के इस आर्टिकल की वायलेशन होती रही, लेकिन सूबा सिंध के लोगों को गैस मिलता रहा, तो हम और आप भी इस पर चुप रहे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि घरों में लोग नाश्ता नहीं बना सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। आप मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है तो गर्म पानी नहीं मिलता आपको गीज़र में। ये सूरत हाल अगर रही तो मैं ये समझता हूँ कि वो लकड़ियों का और पत्थरों का ज़माना बहुत जल्द कराची में भी आ जाएगा, और हमें फिर लकड़ियों और कोयले के ऊपर जो है शायद अपना खाना बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जो सूबा सिंध के लोगों के साथ हो रही है। इस पर जो सबसे हैरत की बात है कि MQM पाकिस्तान जो अपने आप को ठेकेदार साबित करने की कोशिश करती है, वारिस साबित करने की कोशिश करती है, ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों की, इनकी जानिब से गैस के बहरान पर आवाज़ नहीं निकलती है। बिजली महंगी हो गई, आवाज़ नहीं निकलती है। पेट्रोल महंगा होता है, आवाज़ नहीं निकलती है। पीपल्स पार्टी के साथ जब ये हुकूमत में थे तो बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $140 फी बैरल से ऊपर थी। आज वो कीमत तकरीबन $65-66 फी बैरल है। उस वक्त की कीमत जो पेट्रोल की थी वो आज के मुकाबले में कम थी। यहाँ पर MQM ने 4 मरतबा हमारी हुकूमत छोड़ी इस बुनियाद पर कि जी आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस मरतबा वो क्यों चुप है? क्यों आवाज़ नहीं निकलती कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, डीजल महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते जा रहे हैं, कराची के लोगों को गैस नहीं मिल रही है, कराची के लोगों के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। जो अवाम के इशूज़ हैं उस पर इनका एक लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकलता, इसलिए कि इन्होंने वफाकी हुकूमत के मज़े लूटने, वजारतें लेनी है, वो इंजॉय करनी है। ड्रामेबाजी के लिए कोई बयान दे देंगे जी वजारत छोड़ेंगे कभी नहीं। जब ये ज्वाइंट सेशन हो रहा था उस मौके पर भी कुछ कहा था, ये EVM के खिलाफ और दीगर जो लेजिस्लेशन होती है उसके खिलाफ। मैंने उस वक्त भी कहा था ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, और आपने देखा कि ज्वाइंट सेशन में जाकर उसी PTI की हुकूमत की जो अवाम दुश्मन लेजिस्लेशन थी, जमहूरियत दुश्मन लेजिस्लेशन थी, उसमें जाकर उन्होंने हुकूमत का साथ दिया है। इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई है, महंगाई आसमान को छू रही है, डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है, चीनी की कीमत कहाँ चली गई है, गंदम कहाँ चली गई है, दवाएं कहाँ चली गई हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, दालों चावलों की कीमतें कहाँ चली गई हैं, सब्जियों की कीमतें कहाँ चली गई हैं। लेकिन इस इशू पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, महंगाई के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, मुजाहरे इस बात पर हो रहे हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो 3-4 तरामीम हो गई उस पर कर रहे हैं। वो आप करें, आपका हक है, लेकिन उसूली तौर पर, बुनियादी तौर पर सियासी जमातों का ये काम होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि अवामी इशूज़ पर भी बात करें। पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे पहले भी किए थे, और इस मरतबा फिर हम 10 तारीख को पूरे मुल्क में, कराची में भी मुजाहरा कर रहे हैं और महंगाई पे कर रहे हैं, अवाम के इशूज़ पे कर रहे हैं, गैस की किल्लत पे कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पे कर रहे हैं, बिजली की कीमतों में जो इजाफा है उस पर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जो धोखा देने की सियासत है, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की सियासत है, उसको ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त कराची शहर को और ख़ास तौर पर सूबा सिंध को मोहब्बतों की ज़रूरत है। जो नफ़रतें, जो दूरियां ख़त्म हुई हैं, उसको में मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। MQM जो मुजाहरे कर रही है, उन मुजाहरों में होने वाली तकारीर को आप सुने। MQM जो शहर में बैनर लगा रही है, उन बैनर्स को आप देखिए।
کہ کیا وہ شہر اور صوبے کے اندر محبتیں بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے اس صوبے میں رہنے والی مختلف جو قومیتیں ہیں یا مختلف زبانیں بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ کا حق ہے آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے حکومت پر تنقید کریں، آپ کا حق ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوامی ایشوز پر بات کریں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صوبائی حکومت پر تنقید کریں گے، ان کے خلاف تو مظاہرے کریں گے، لیکن عوامی حکومت جو فیڈرل حکومت ہے وہ لوگوں کے گلے گھونٹ دے، لوگوں کو خودکشیوں میں مجبور کر دے، لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھا دے، لوگوں کو بے روزگار کر دے، لیکن اس کے خلاف ایک لفظ ہمارے منہ سے نہیں نکلے گا۔ تو یہ جو دورہ معیار ہے، یہ جو نفرت کی سیاست ہے، یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، یہ جو لسانی سیاست ہے، اس سے شہر کی جان چھوٹی ہے بھائی۔ اس شہر کے اندر امن قائم ہوا ہے، اس شہر کے لوگوں نے سکون کا سانس لینا شروع کیا ہے، اس شہر میں لاشیں گرنا ختم ہوئی ہیں، اس شہر کی گلیوں میں خون گرنا بند ہوا ہے۔ ایم کیو دوبارہ اس شہر کو اسی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ میں کراچی شہر کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں حیدرآباد کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں میرپور خاص اور نواب شاہ کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں لاڑکانہ کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے کے اندر بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ، صوبہ سندھ کی حکومت کی بہت کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس شہر کا، اس صوبے کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ امن و امان تھا، سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ نفرت کا خاتمہ تھا، سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ لسانی سیاست تھی، وہ ختم ہوئی ہے۔ ہمیں اس کو دوبارہ بحال نہیں کرنے دینا ہے۔ کوئی جماعت اگر اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرے، لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس شہر کے اندر دوبارہ خونریزی بڑھانے کی کوشش کرے، تو ہم سب کو مل کر اس کو روکنا ہے۔ اس لیے کہ یہ شہر جتنا اردو بولنے والوں کا ہے، اتنا سندھی بولنے والوں کا ہے، اتنا پشتونوں کا ہے، اتنا پنجابیوں کا ہے، اتنا سرائکیوں کا ہے، اتنا بلوچوں کا ہے۔ ہر شخص نے اس شہر کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے۔ کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی زبان بولنے والا شہر سے جا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہم سب کا شہر ہے، ہم سب کو مل کر اس شہر کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو میں ایم کیو ایم کی اس نفرت انگیز کمپین کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کراچی کے شہری بھی اس کو اسی انداز میں دیکھیں گے اور ان کو مسترد کریں گے۔ آپ عوامی سیاست کیجئے، ایشوز پر سیاست کیجئے، نظریاتی سیاست کیجئے۔ یہ جو تقسیم کی بات ہے، اس کا جو نقصان ہے، یہاں کے لوگوں نے بہت اٹھایا ہے، بہت لاشیں اٹھا لی ہیں، بہت نقصان اٹھا لیا ہے، معیشت نے نقصان اٹھایا ہے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے۔ ایک اور چیز میں کر لوں، اس کے بعد آپ کے سوال لیتا ہوں کہ زیادتی کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیں صوبہ سندھ کے جو انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ، کہ ایل این جی جو یہ امپورٹ کرتے ہیں، ایل این جی باہر سے آتی ہے، اور اس لیے آتی ہے کہ ہمارے ملک میں گیس کی قلت ہے، اور گیس کی قلت کہاں ہے؟ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ سندھ تو اپنی ضرورت سے زیادہ گیس دیتا ہے، بلوچستان اپنی ضرورت سے زیادہ گیس دیتا ہے، اور خیبر پختونخوا بھی تھوڑی بہت گیس پیدا ہوتی ہے، شاید اپنی ضرورت کو پوری کر لے، لیکن پنجاب میں گیس کی قلت ہے، اس لیے کہ وہاں گیس پیدا کم ہوتی ہے، خرچ وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے ایل این جی منگا لی، اچھی بات ہے کہ جو کمی ہے اس کو پوری کریں۔ جو ایل این جی باہر سے آتی ہے وہ صوبہ سندھ کے جو بزنس مین ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو صنعت کار ہیں، ان کو $15 کی ملتی ہے۔ پنجاب میں، کے پی کے میں، وہاں کی بزنس کمیونٹی کو یہ $9 ملتی ہے، اور پہلے یہ 6.5 کی تھی، ہمارے یہاں 15 کی تھی، وہاں 6.5 کی تھی، اب وہ 9 کر دی ہے، یہاں 15 ہے۔ جو کیبنٹ کا ڈیسیشن تھا، جو میرے علم میں ہے، کاپی ابھی نہیں ہے، میں کسی کو دکھا دوں آپ کو، اس میں یہ فیصلہ تھا کہ جی ایل این جی کی قیمت $6.5 ہوگی پہلے، اور پھر کہا کہ 9 ہوگی، لیکن جو منسٹری نے نوٹیفیکیشن نکالا، جو آرڈر ایشو کیا، وہ انہوں نے صرف سوئی نردرن کے لیے ایشو کیا، سوئی سدرن کے لیے ایشو نہیں کیا۔ جو سندھ کو گیس فراہم کرنے کا ادارہ ذمہ دار ہے، ایس ایس ڈی سی ایل، اس کے لیے یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہاں $15 کی ملتی ہے، وہاں 9 کی ملتی ہے۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے کہ جہاں پر بزنس کمیونٹی کو، جہاں کی انڈسٹری کو ہماری نیشنل گیس ملنی چاہیے، اس لیے کہ صوبہ سندھ پیدا کرتا ہے، نیشنل گیس آپ نہیں دیتے ہو، ایل این جی منگاتے ہو، وہ دیتے ہو، تو کم از کم پنجاب اور سندھ کے بزنس کمیونٹی کے درمیان تو بیلنس رکھیں آپ، جتنے کی ان کو دے رہے ہیں اتنے کی ان کو دیں آپ۔ یہاں پر آپ $15 دیں گے، وہاں 6 دیں گے، پھر 9 دیں گے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، لیکن اس پر بھی ایم کیو ایم کی آواز نہیں نکلے گی، اس پر بھی کبھی احتجاج نہیں ہوگا، اس پر بھی حکومت چھوڑنے کی دھمکی نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی سیاست کا ایشو نہیں ہے۔ ان کا ایشو تو یہ ہے کہ لڑائیں کیسے لوگوں میں خونریزی کیسے پیدا کریں شہر کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی ایشوز ہیں اس پر ہمیں جو ہے وہ بولنا چاہیے،
MQM अगर आवाम के साथ खड़ी है, अवामी इशूज़ पर बात करे, महंगाई पर एहतजाज करे, गैस की कमी पर एहतजाज करे, पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज करे, डॉलर महंगा होने पर एहतजाज करे, दवाइयों की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज करे, ये जो ड्रामेबाजी करके 200 लोगों के मुजाहरे हो रहे हैं, जो नाकाम तरीन मुजाहरे हैं। आप देखिएगा कि 10 तारीख को जो पीपल्स पार्टी का मुजाहरा होगा, वो हम बताएंगे कि मुजाहरा क्या होता है। इनके ये नाकाम जो छोटे छोटे शोज हो रहे हैं, ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि लोग इनके साथ होंगे। ये बता दें कि कल हमने एक ब्रेक थ्रू देखा, वजीर आला सिंध गवर्नर के पास चले गए और ऑर्डिनेंस और बल्दियाती बिल पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके मुतालिक बात की। तो क्या पेचअप हुआ है, क्या ऐसी रजामंदी हुई है बाहिमी, क्या पीपल्स पार्टी प्रेशर में आकर जो है ना वो गवर्नर के पास किया है? देखिए, गवर्नर साहब के पास असेंबली से पास होने वाले बिल को भेजना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर असेंबली का सेशन ना हो रहा हो और हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस जारी करे, तो उस हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऑर्डिनेंस के लिए गवर्नर सिंध को भेजे। गवर्नर सिंध की फिर ये एक आईनी इख्तियार है कि या तो वो उसको मंजूर कर लेते हैं या उस पर अपने जो भी एतराज़ात होते हैं वो लगाकर वापस भेज देते हैं। तो ये उनका इख्तियार है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सीएम साहब कल उनके पास गए हैं और उनको समझाने की कोशिश की है कि ये जो कुछ हमने किया है ये आवाम के मफाद में है, और अगर उनकी समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो असेंबली के पास ये इख्तियार है कि गवर्नर साहब जब दोबारा भेजें तो हम उसको मंजूर कर सकते हैं। सईद भाई, ये बताएं कि आपने जो स्टार्ट किया वो MQM से किया, तो आपने ये नहीं बताया कि MQM ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी आवाम के हक में क्यों नहीं बोलती, वो सबब नहीं बताया आपने। ज़रा खुल के तो बताएं बात। ज़रा देखिए, बदकिस्मती से हमारी जो अपोजिशन की जमातें यहाँ पर हैं वो अवाम के वोटों से जीत कर आने की आदी नहीं रही हैं। उनको असेंबलियों में आने के लिए दूसरे रास्ते मिलते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि अवाम पे बात ना करें और बाकी जो हरकतें हैं वो करते रहें। अगर तो किसी भी पॉलिटिकल आदमी को, पॉलिटिकल वर्कर को, किसी सियासी रहनुमा को अवाम में जाना हो, अवाम में रहना हो, अवाम से वोट लेना हो, तो वो अवाम की बात करता है। अगर किसी के पास दूसरे चोर दरवाजे हों और वो उसी रास्ते से असेंबली में आना चाहता हो तो फिर वो वही काम करेगा जो ये कर रहे हैं। ये बुजुर्ग आदमी बोलने वालों की तादाद काबीना में बहुत कम है, कभी उर्दू बोलने वाला पीपल्स पार्टी की तरफ से ज्यादा भी नहीं रहा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इसका जवाब दे दूँ, मैं ज़रा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पहली बात तो ये है जो वज़ीर आला की बात आपने की, आइन में ये लिखा हुआ है कि असेंबली में जिस जमात की अक्सरियत होगी उसका ये इख्तियार है, उसका ये हक है कि वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करें। पीपल्स पार्टी इस वक्त सूबाई असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मेजॉरिटी में है। 168 के हाउस में हमारे पास तकरीबन 100 के मेजॉरिटी और ऑपोजिशन बहुत कम है। ये हक और इख्तियार पीपल्स पार्टी का है कि किसको चीफ मिनिस्टर वो बनाती है, तो कोई हम पे मुसलत नहीं कर सकता। लेकिन ये सवाल जो आपने मुझसे किया है ना, ये सवाल आपको MQM से करना चाहिए, इसलिए कि जब अरबाब गुलाम रहीम चीफ मिनिस्टर बना, जब जाम सादिक अली चीफ मिनिस्टर बना, जब मुजफ्फर हुसैन शाह चीफ मिनिस्टर बना, जब लियाकत जतोई चीफ मिनिस्टर बना, जब मेहर चीफ मिनिस्टर बना, उस वक्त जो इत्तेहाद बना था हुकूमत बनाने के लिए, उस इत्तेहाद में MQM लार्जेस्ट पार्टी थी। उसूली तौर पर MQM को उस वक्त डिमांड रखनी चाहिए थी कि चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए, MQM को होना चाहिए था उसूली तौर पर। उस वक्त उन्होंने सौदेबाजी की। अपना चीफ मिनिस्टर जब ये बनवा सकते थे, तो उन्होंने सौदेबाजी की, मफादात हासिल किए और यहां जो अपने वोटरों का जो मैंडेट था उसका सौदा किया। जब अपोजिशन में आते हैं तो कहते हैं हमारा उर्दू बोलने वाला चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है भाई? तो यार तुम जवाब दो इस कौम को भाई, जिनसे तुमने वोट लिए हैं। तुम तो कराची हैदराबाद के वोटर्स को जवाब, जिनसे तुमने वोट लिए थे, जिनको तुमने कहा था कि हम तुम्हारे हुकूक का सौदा नहीं करेंगे, तो इस बात का जवाब मुझसे ना लें, आप MQM से लें। और पीपल्स पार्टी ने, आप तनासुब देख लीजिएगा। देखिए, बात यह है कि अब अगर कराची से हमारे मेंबर मुंतखब कम होंगे तो भाई हम कहाँ से लाएंगे? उसके बावजूद भी मुर्तज़ा वहाब हमारी कैबिनेट में है, शैला रज़ा हमारी कैबिनेट में है, वकार मेदी हमारे कैबिनेट में है,
अरूबा राशिद अब्बानी हमारी कैबिनेट में है, और भी शायद एक हारिस गजर हमारी कैबिनेट में है, और भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर इलेक्टेड लोग कम हैं तो उनके मुकाबले में हम किसी अपने जो पार्टी के लोग हैं जो 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 एक्सपीरियंस इनका है उनको एडवाइजर स्पेशल कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कराची का, नहीं, आप मैं भी कराची से ही हूँ। आप चले साजिद जोखियों को पता नहीं आप कराची का मानते हैं कि नहीं मानते हैं। साजिद जोखियों का खानदान और सईद गनी का खानदान उस वक्त से यहाँ पर है जहाँ यहाँ बरतानिया का राज भी नहीं था, सलीम कलबती, हम उससे बहुत पुराने हैं। तो कैबिनेट में अगर मैं भी हूँ, साजिद जोखे भी हैं, तो बराए मेहरबानी हमें भी कराची के हिस्से में तस्लीम कर लिया करें। हम जो दावेदार हैं कराची के ना, उनका हक है, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं है, हम उनसे बहुत पुराने कराची के। अच्छा खातून एक है, एक सेकंड। देखें, हाँ यार, ट्रांसपेरेंसी की जो करप्शन परसेप्शन एक रिपोर्ट आती है वो हर साल आती है, और हर साल वो मुख्तलिफ सर्वेस करते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर वो रिपोर्ट जारी कर देते हैं। अब नॉर्मली मैं सच्ची बात है इस किस्म की रिपोर्ट पर ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये आमतौर पर हवाई होती है, लेकिन चले बहरहाल होती हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि जी अदलिया में और पुलिस में ज़्यादा करप्शन है, तो ये सिर्फ सूबा सिंध के लिए बात उन्होंने नहीं की है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बात की है। और मैं समझता हूँ कि इस पर जो सारी सूबाई हुकूमतें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, या और जिन इदारों का उसमें जिक्र किया गया है, उन सबको ठीक करना चाहिए। हकीकत तो ये है, मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि इस मुल्क में इदारों में करप्शन नहीं है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ और है कि PTI की हुकूमत आने के बाद माशाल्लाह पाकिस्तान करप्शन में उसकी तरक्की हुई है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नंबर जो है वो बड़ा है। जो ये दावा करते थे कि हम करप्शन को ख़त्म करने आए हैं, इनके दौरे हुकूमत में करप्शन में जो है वो इजाफा हुआ है, कम नहीं हुआ है। और ये बात अगर मेरी ज़बानी शायद उनको अच्छी ना भी लगे, तो इनके बहुत सारे अपने जो मेंबर्स हैं उनकी तकारीर मौजूद हैं। बार बार वो कहते हैं कि कभी वो रेवेन्यू के अफसरों की बात करते हैं, कभी वो पुलिस के अफसरों की बात करते हैं, और कहते हैं कि जी हमारे आने के बाद करप्शन बढ़ गई है। कई जगहों पर तो पंजाब में उन्होंने कहा कि यहाँ हर पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं, पुलिस का अफसर पैसों में लगता है। मैंने नहीं कहा है, ये मैं आपको वीडियोज आपने भी देखी होगी, लेकिन वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो करप्शन में अगर इजाफा हुआ है तो इसलिए हुआ कि PTI की नालायक और नाइल हुकूमत जो करप्शन को ख़त्म करने के नारे पर आई थी, उन्होंने इस मुल्क में करप्शन में इजाफा किया है, और अपने जो ATMs हैं उनको नवाजने के लिए पाकिस्तानियों की जेबों से हज़ारों अरब रुपए उन्होंने निकाल लिए हैं। जो है वो एक बच्चे को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? 13 साल बच्चा था, और जो एक जर्मनी से एक लड़का आया था वो 2 दिसंबर से लापता है, और सूरत हाल जो अमन की बड़ी खराब होती जा रही है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या है। देखिए, पहली तो ये जो आपने बच्चे की बात की जिसको औरंगी टाउन में पुलिस के एक सादा लिबास में सिपाही ने कत्ल किया है, मारा है, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत वाक़या है। और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती भी नहीं, जुल्म हुआ है। जो पुलिस का सिपाही जिसने ये किया है वो स्पेशल ब्रांच का इंटेलिजेंस का जो काम करते हैं थानों में, उसका वो काम था। और उनकी, मेरी राय में, उनका ये काम बिल्कुल नहीं है कि ऑपरेशन के जो इश्यूज हैं पुलिस के, उसके अंदर वो मुदाखलत करें। ना उसके पास सरकारी वेपन था, ना उसके पास पुलिस की वर्दी थी, ना उसकी ये जिम्मेदारी है, ना उसका ये काम था। तो मैं तो समझता हूँ कि इनको सख्त तरीन सजाएं देनी चाहिए। ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। एक बेगुनाह मासूम बच्चे को जो तालिब इल्म था, और दूसरे को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, वो बेचारा महफूज ज़ख्मी है, लेकिन एक बच्चा जो है वो बेचारा शहीद हुआ है। तो इसमें हुकूमत सिंध का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम जो जिम्मेदार इसके अंदर पुलिस का सिपाही है उसको सज़ा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करें, कानून के मुताबिक देंगे। उनकी फैमिली के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, और मैं किसी वक्त जाऊंगा भी सही, उनके साथ हाजिर भी करूंगा। और अगर उनको कोई महसूस हो रहा है कि पुलिस कहीं कोताही कर रही है तो उसको यकीनी बनाएंगे कि उनके साथ इंसाफ हो। एक और बात, देखें, अफसोस की बात यह है, ये वाक़या जो हुआ है ये इंतहाई बदकिस्मत वाक़या था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस वाक़े पर वो नालायक और नाअहल वज़ीर जो वफाकी हैं, जिस किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, ये बहुत काबिल मुज़म्मत और काबिल शर्म बात है।
सियालकोट में एक श्रीलंकन को जिस तरह जला दिया गया, फैसलाबाद में जिस तरह खवातीन के साथ सलूक किया गया, सरगोदा में एक खातून को जिस तरह जलाया गया, पीपल्स पार्टी के किसी आदमी की जानिब से आपने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं देखी होगी। ये ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे मुआशरे में जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, ये कम अकली की बातें हैं, उसको जाहिर करती हैं। हम इन चीज़ों पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते हैं, लेकिन ये वफाकी हुकूमत में बैठे हुए नालायक नाहिल वजीर जो हैं, इनको ये एहसास नहीं है कि भाई अगर एक वाक़या हुआ है तो हर वाक़े को हुकूमत से जोड़ देना ये कोई अजीब काबिल फ़ख्र बात नहीं है। जितनी बड़ी ज़बान तुम्हारे मुंह में, उतनी बड़ी ज़बान हमारे मुंह में भी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अल्फाज भी तुम्हें ज़्यादा आते हैं और हमें अल्फाज कम आते हैं। तुम 200 अरब कहते हो, 200 अरब को, हाँ हम 200 अरब ही कहते हैं। तो ये समझना कि तुम्हारी ज़बान कोई हमसे अच्छी है, ऐसा नहीं है। हम तुमसे ज़्यादा अल्फाज जानते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम्हारी मुरम्मत कर सकते हैं, लेकिन ये बात मुनासिब नहीं है। तो अखलाक के दायरे में रहा करें। जो इशूज़ मुआशरे में बुराई के तौर पर सामने आते हैं, उनको हम माशरती इशूज़ के तौर पर लेना चाहिए। हुकूमत सिंध के किसी फर्द ने पुलिस के इस जुल्म को उसकी हिमायत नहीं की है, लेकिन ये बदनसीब, कम अकल, नालायक नाहिल वफाकी वजीर अब मुझे बताएं कि मैं अगर ये कहूं कि सियालकोट में जो श्रीलंकन को जलाया गया है उसका जिम्मेदार इमरान खान है, बोजदार है। फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ उसका जिम्मेदार बोजदार है। सरगोदा में जो वाक़या हुआ उसका जिम्मेदार बोजदार और पीटीआई है। तो ये मुनासिब बात नहीं है। हुकूमत उनकी ज़रूर है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग हैं उनके खिलाफ। यहाँ जो जुल्म हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम कार्रवाई करें उनके खिलाफ। लेकिन ये कह देना कि जी पुलिस में गुंडे हमने भर्ती किए, मुनासिब बात नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पुलिस में पिछले 7, 8, 9 साल से जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, हुकूमत की ज़ीरो मदाखलत है उनके अंदर, ज़ीरो, सिफर इंटरफेरेंस है हमारी। 47,000 टीचर्स हमने अपॉइंट किए हैं, ज़ीरो मदाखलत है, प्योरली मेरिट पे किए हैं। भाई तुम्हारी तरह नहीं है कि हम इश्तिहार भी देते हैं, बिल्कुल टेलर मेड इश्तिहार, कि किसको कहाँ लगाना है उस किस्म का इश्तिहार दे देंगे। पीसीबी का चेयरमैन किसको लगाना है उस पहले ऐलान कर देंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं। हमने मदाखलत नहीं की अपने इदारों के जो तरीक़ेकार है उसके अंदर। तो आप भी खुदा के लिए, पीपल्स पार्टी का नाम इतना ही बुरा लगता है, लाहौर में हमारे वोट लेना इतने ही बुरे लगते हैं, सिंध में हमारी बढ़ती हुई पजीराई इतनी बुरी लगती है, तो ठंडा ठंडा पानी पियो, लंबे लंबे सांस। यार काई साहब सीनियर आदमी है, तू तो जूनियर है ना काजी। इसके बाद ये बनवाएं कि खासतौर पे अभी ये जो तमाम एमकेएम, केएसपी और दीगर पॉलिटिकल पार्टियों की जो एकदम मूवमेंट शुरू हुई है, तो ये कोई सियासी डिसीजन है उनका अपना पॉलिटिकल मूवमेंट का, या कोई और किसी की तरफ से उनको एकदम उठने का? पहली बात। दूसरी बात ये कि मलीर एक्सप्रेस वे का मंसूबा अभी तक, मतलब इस पर कोई क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं आता कि उसके पुराने डिजाइन से होगा, नए डिजाइन से होगा, उस पर कोई क्लियर स्टैंड? देखें, एक तो जो आपने कहा कि अपोजिशन की पार्टियां सब एहतजाज कर रही हैं, उनका हक है, पहली बात तो ये। लेकिन मेरी राय में एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो मैं देख रहा हूँ, इनको पता है कि इनका बल्दियाती इलेक्शन में हशर क्या होना है। जो कराची के हालिया इंतखाबी नताइज हैं वो वाज़ेह करते हैं इस बात को कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, और ये जितनी जमातें हैं इनकी मकबूलियत में बेइंतहा कमी हो रही है, बेइंतहा कमी हो रही है। तो इनको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन जो भी होंगे उसमें इनका हशर बुरा होगा, तो हो सकता है कई जमातें लड़ी ना। लेकिन चूंकि इनका माजी इतना मशकूक है, इसलिए आपके जहन में भी ये सवाल आया कि हो सकता है कि ये किसी के इशारे पर हो। तो जब आपका करेक्टर खराब होगा ना, आपका नहीं सॉरी उन जमातों का, जब करेक्टर खराब होगा, जब अवाम की ताकत के जरिए, इलेक्शन के जरिए असेंबलियों में आने के बजाय आप चोर दरवाजे ढूंढेंगे, कोई और किसी के कांधे ढूंढेंगे, तो ये जो काम करेंगे ना, तो आपके मेरे जहन में यही आएगा कि इशारा कहीं और से होगा। लेकिन बेसिकली इनकी जो गैर मकबूलियत है खासतौर पर कराची शहर में, उसकी वजह से हो रहे हैं। कैंटोनमेंट के इलेक्शन के नतीजे आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नंबर 1 पार्टी है वोटों के हिसाब से। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड में से 4 कैंटोनमेंट बोर्ड पीपल्स पार्टी जीत रही है। अब कहाँ है एमक्यूएम, कहाँ है पीटीआई? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा बहुत बेचारों को सांस लेने दें। ये सवाल आपने जबान की बात की, मैं आपके हल्के से बिलोंग करता हूँ। मेरे बच्चों ने आपसे सवाल किया
कराची शहर आपके हल्के बैनर लग रहे हैं, देश सिंध का शहर सिंध पर कब्जा नामंजूर, ये सबक कौन सा है, कौन से निसाब में शामिल था? आपकी पैक्स कमेटी जिसमें आपका वजीर साहब उसके कप्तान है, कमेटी का सरबराह है, उसमें बड़ी सरकार भी शामिल है, उसमें फैसला किया कि अगर नफरत अंगेज बैनर लगाने वाले वाल चक्की करने वाले पाबंदी आए जाए, उसके बावजूद आपके हल्के में इस तरह की मुहिम चले, उसको क्या कहा जा सकता है? देखिए, ऐड कर लीजिएगा, गुज़िश्ता रोज एक टीएमसी के सामने एहतजाज हुआ और नफरत अंगेज तकरीर की गई वफाकी वज़ीर की जानिब से कि यहाँ के अंदरूनी सिंध से लोग आए हैं जो करप्शन करके आपके नौकरियों पर काबिज है। तो ये मामला है क्या? असल लोकल गवर्नमेंट क्या है? आप तो मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए ये सिर्फ मेरे हल्के तक महदूद नहीं है, ये बैनर पूरे शहर में लगे हैं और मैंने जो सारी बात कही, मेरा ख्याल है कि पूरा मफहूम जो था वो मैं आपसे इसी के गिर्द था। एक बैनर मैंने और देखा है जिसमें लिखा है कि गैर मकामियों के हवाले अस्पताल करना नामंजूर। अब मैं पहले भी पूछ चुका हूं कि गैर मकामी कौन है? गैर मकामी वो पख्तून भाई हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ही आए हुए हैं, गैर मकामी हमारे वो पंजाबी भाई हैं जो पंजाब से आए हुए हैं, गैर मकामी हमारे वो सराइकी भाई हैं जो साउथ पंजाब से आए हैं, गैर मकामी हमारे वो बलोच भाई हैं जो बलोचिस्तान से आए हैं, या गैर मकामी वो हमारे सिंधी भाई हैं जो कराची के अलावा कहीं से आए हैं, या गैर मकामी वो सिंधी हैं जो कराची में सदियों से आबाद हैं। तो एक वाज़ेह बात आनी चाहिए कि भाई ये जो मकामी और गैर मकामी की तफरीक है, ये है क्या? मुझे आप मकामी मानते हैं कि नहीं मानते? ज़रा एक जुमले में मुझे बताया तो जाए। साजिद जोखियों को, नबील गमोल को आप मकामी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भाई आप ये तो बताएं। सलीम कलमती को, राजा रजा को मकामी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये तो बताएं। लियाकत आसानी को मकामी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप ये तो बताएं। असल में देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये सवाल मैं पीटीआई के लिए भी छोड़ता हूं, ये सवाल मैं जीडीए के लिए भी छोड़ता हूं जो उनके साथ खड़े हैं। पीटीआई के अपने कई मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली जो सूबाई सिंध से मुंतखब हुए हैं, उनका ताल्लुक हकीकी तौर पर सूबाई सिंध से नहीं है, वो दीगर सूबों से आए हैं। लेकिन हमें एतराज़ नहीं है अगर उनको सूबे के लोग मुंतखब करते हैं, हमें एतराज़ नहीं है। अगर कराची के लोगों ने उनको वोट दिया, अगर हैदराबाद के लोग उनको वोट देते हैं, अगर किसी और इलाके का आदमी उनको वोट देता है, वो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से कराची में बसे हुए हैं और यहाँ अगर अपने शहर के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं एमक्यूएम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो आपके इत्तेहादी एमपीएस एमएनएस हैं, इनको आप मकामी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं जीडीए से पूछना चाहता हूँ, एमक्यूएम जो बात ये कह रही है कि मकामी और गैर मकामी, देही और शहरियों की तकसीम करके, आप इनकी इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? मेहरबानी करके ये जब आपको मिलेंगे माइक लेके पूछें इनसे, आप एमक्यूएम से भी पूछें, पीटीआई से भी पूछें, जीडीए से भी पूछें। मैं फिर कह रहा हूं कि एमक्यूएम एक मरतबा फिर नफरत अंगेज सियासत शहर में पैदा करके खूनरेजी करवाना चाहती है। एमक्यूएम उर्दू बोलने वालों को लड़ाना चाहती है, सिंधियों से लड़ना चाहती है, पठानों से लड़ना चाहती है, बलोचों से, पंजाबियों से लड़ना चाहती है, ताकि एक मरतबा फिर उर्दू बोलने वाले भाइयों को डराए और फिर उनको अपने साए में ले कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। थैंक यू सर। अपोजिशन का सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आपने चुनाव रखा है वो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए रखा है और उनका इल्जाम ये कि आप जो है हॉर्स ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं। तो एक पेज पर पूरी अपोजिशन, तो ये खत्म करने आप लोग जा रहे हैं या यार देखें, ये कोई मसला नहीं है। मेरी बात सुने, पीटीआई के 2 एमपीएस नाराज थे ना, खुल के ऐलान कर दिया नाराज है। और भाई अगर वैसे भी बल्दियात में भी कोई नाराज होगा, खुल के कर देगा, उसके लिए सीक्रेट बैलेटिंग जरूरी नहीं होती है। और ये जो ओपन बैलेटिंग थी, ये भी हमने की थी, कोई इन्होंने करवाई थी क्या? ये 2-4 एमक्यूएम के लोगों ने कहा हमने केस किया था, उनके केस में कई जिक्र नहीं था, मैं ये सारा केस लड़ता रहा हूं, हमने खुद किया था ये। लेकिन उसकी वजह यह है कि आइन में लिखा हुआ है कि जितने भी इलेक्शंस आइन के तहत होंगे, सिवाय वजीर आजम के और वजीर आला के, वो तमाम के तमाम खुफिया बैलेटिंग के जरिए होंगे। अब अगर उस पर इनको एतराज़ है और ये चाहते हैं कि भाई ये ओपन होना चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो समझता हूं मैं ज़्यादा खुश हूँगा कि ओपन होना चाहिए, ताकि पता चले कि कौन किसका आदमी है जो टूट रहा है। थैंक यू वेरी मच।